कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। तो जैसा कि आप सब ने एक कविता देखी, अब आप देखिए इतने इतने मोटे मोटे कॉपी किताब। तो परीक्षा में आपको क्या लेकर जाना है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ें कि परीक्षा तुरंत भर में कवर हो जाए। ज़्यादा ना बोलते हुए मैं आपको लेकर चल रहा हूँ अपने द्वारा तैयार की गई कुछ सामग्रियों पर, जिसको देखकर आपको कुछ समझ में आ जाए। देखिए, फाउंडेशन 1 और फाउंडेशन 2, अब इसकी पुस्तकों और कॉपियों को हम अगर देखेंगे तो बहुत सारे बुक्स एंड कॉपीज़ हो जाएंगे। तो आप इतने बुक और कॉपी तो अभी याद कर सकते नहीं हैं। परीक्षा की अंतिम घड़ी में आप कैसे और किस प्रकार अपने नोट को इतना कम जगह और कम समय में सहेज लें कि उससे आपको आसानी पूर्वक समझ में आ जाए। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फाउंडेशन 2 के बारे में। क्योंकि मेरा मानना है कि जो सेकेंड पेपर होगा वह होगा लंच के बाद, और लंच के बाद होने वाले पेपर में आपको मिलेंगे मात्र 1 घंटे। उस 1 घंटे में आप या तो निकलेंगे और या फिर कुछ खाएंगे पिएंगे या फिर अपने बुक्स कॉपी को पढ़ेंगे। तो इतने सारे नोट्स 40-45 पेज के या 400-500 पेज की पुस्तक पलटना तो असंभव है। तो मैंने आपके लिए एक सुविधा बनाई है, मतलब अपने लिए एक सुविधा बनाई है कि कैसे मैं इसको हैंडल करूं। तो सबसे पहले मैंने सारे सिलेबस को कवर किया, पढ़ा और उन्हें समझा। फिर मैंने जाना कि जैसे शिक्षा मनोविज्ञान, अब इससे एक क्वेश्चन तो आएगा शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, उद्देश्य, क्षेत्र व महत्व को लेकर, या हो सके तो 2 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो हम इसके छोटे छोटे पॉइंट्स को जमा कर लेते हैं, अपनी भाषा में आप जमा करें कि शिक्षा मनुष्य की समस्त योग्यताओं का विकास होता है और मनोविज्ञान जो होता है वातावरण के प्रति मानव की क्रियाओं का अध्ययन होता है। यह 2 शब्दों से मिलकर के बना है शिक्षा और मनोविज्ञान। अब स्किनर ने कहा था कि शिक्षा और सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान है व्यवहार संबंधी अध्ययन। इस प्रकार शिक्षा संबंधी व्यक्ति के समस्त व्यवहार एवं व्यक्तित्व का अध्ययन स्किनर का कहना है। क्रो का क्या कथन था कि व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने की व्यवस्था, प्रकृति लचीला और कठोर भी होता है और वैज्ञानिक और सामाजिक भी होता है और व्यापक और सीमित भी होता है। तो मैंने एक छोटे से जगह पर इसको समेट लिया। इसके उद्देश्य को भी मैंने समेट लिया कि उद्देश्य सामान्य और विशिष्ट 2 होते हैं। सामान्य में सामान्य रूप से शिक्षण विधि और मानव विकास का अध्ययन करवाया जाएगा, और विशिष्ट में हम देखेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली का विकास करवाया जाएगा शिक्षण विधि में सुधार के लिए। और यदि कहा जाए तो इसके क्षेत्रों की चर्चा कर लेते हैं कि यह किन किन क्षेत्रों में कारगर है। व्यक्तित्व समायोजन में, मनोवैज्ञानिक प्रयोग में, मापन मूल्यांकन में, शिक्षण प्रणाली में, अधिगम में, मानसिक स्वास्थ्य में, व्यक्तित्व विभिन्नताओं के अध्ययन में और मानव व्यवहार में। तो इस प्रकार से हम एक क्वेश्चन को या 2 क्वेश्चन को समझ गए। हम अधिगम को भी इसी तरह समझ लेते हैं कि अधिगम क्या है। देखिए, कम समय में ज़्यादा चीज़ों को समझने का सबसे बेहतर उपाय है आप पूरे 4 पेज 5 पेज के नोट्स को पढ़ें और उसको शॉर्ट नोट बनाकर अपनी कॉपी में लिख लें, इतना कि आपका 40-45 पेज का नोट आपके 4 से 5 पेजों में सिमट जाना चाहिए। किसी स्थिति विशेष के प्रति की गई सक्रिय प्रतिक्रिया को, मानसिक क्रिया जो जीवन पर्यंत चलती है। स्किनर का कथन था कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। क्रो का कहना था कि अधिगम आदतों, ज्ञान, अभिवृत्ति का अर्जन है और सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है। मैं यहाँ आपको लॉन्ग थ्योरेटिकल पढ़ाई नहीं पढ़ाऊँगा, मैं यहाँ आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें। अधिगम की विशेषता और उसके बारे में आप जानकारी दे देंगे, प्रभावशाली अधिगम के उपाय बता देंगे, अधिगम के नियम व सिद्धांत जिसमें कि साहचर्य सिद्धांत, ज्ञानात्मक सिद्धांत। साहचर्य सिद्धांत को थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर के द्वारा बांटा गया है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कि किस प्रकार बालक का अधिगम अच्छा हो जाए। अब यह मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जब भी सवाल का जवाब दें तो स्वयं को एक शिक्षक के स्थान पर रख करके सोचें कि आप जो हैं किसी कक्षा में पढ़ाने जा रहे हैं।
तो आपके लिए शिक्षण विधि में कौन सा सर्वोत्तम होना चाहिए, तब आप अपना जवाब दें। थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत, इसको संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहते हैं। इसकी भी शुरुआत करेंगे तो अधिगम का परिचय देंगे। थॉर्नडाइक के बारे में थोड़ा जानकारी देंगे कि वह शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थे। जन्म 1874 में अमेरिका में हुआ था। विलियम जेम्स के मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक पुस्तक से प्रभावित हुए और अपना पुस्तक इन्होंने लिखा 1913 में, शिक्षा मनोविज्ञान। संबंधवाद सिद्धांत की व्याख्या कर देंगे, थोड़ा बता देंगे कि उद्दीपक और अनुक्रिया के संबंध होता है, और वो संबंध बताने के लिए आप अपने मन से जो बात बता सकते हैं कि उद्दीपक का हुआ वह एक अवस्था हुई और अनुक्रिया हमारे द्वारा की जाने वाली प्रतिक्रिया। अब इसका प्रयोग बिल्ली का था, पिंजड़ा में डाली थी, मछली था, उस बातों को ध्यान में रखें। शॉर्ट बातों को अपने पास पॉइंट्स लेकर के कॉपी में नोट कर लें। पुनर्बलन, पुरस्कार, दंड, ये सारे शब्द इसके बाद आ गए प्रचलन में। और थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के नियम, मुख्य नियम में 3 नियम थे, तत्परता, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, और फिर गौण नियम। गौण नियम में साधारण नियम कहे जाएंगे, और अंत में इसका हम मूल्यांकन दे देंगे, गुण व दोष। पैवलव, देखिए ऐसे तो नहीं कह रहा हूँ पैवलव को रट लेने के लिए, लेकिन पैवलव भी हमने पढ़ लेना चाहिए क्योंकि हमारा सिलेबस में था। मैंने कहा ना, मैं इस वीडियो में आपको टोटल सिलेबस कवर कर दूंगा। पैवलव का आविष्कार जो था 1904 में हुआ था। इसका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, और इसमें 1904 में उद्दीपक अनुक्रिया के बीच सहचर बताया गया। प्रयोग इसने कुत्ते पर किया कि प्रतिदिन भोजन देने से पहले घंटी बजाया, और फिर कुत्ता को इसका आदत हो गया कि घंटी सुनकर लार टपकाने लगा। यह संबंध सहज प्रतिक्रिया, और इसका शैक्षणिक महत्व की भाषा का विकास, समाजीकरण, स्वभाव आदत का निर्माण, और इसका दोष की मानवीय गुणों की अवहेलना कर देता है इसमें। तो ये हमने 3-4 क्वेश्चन देख लिए कि किस प्रकार जल्दी जल्दी इसको समझ सकते हैं। स्किनर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को समझ लेंगे। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत मतलब कि अधिगम का आधार हमेशा पुनर्बलन को माना गया है। इसको कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, और इसका प्रयोग जो है सफ़ेद चूहे पर किया गया था। बॉक्स में डाल दिया गया था, लीवर दबाने पर भोजन गिरता था, और इसी अभ्यास को बार बार दोहराने से उसको यह सीख गया। पुनर्बलन की प्रक्रिया काम की। शैक्षणिक महत्व में बच्चों में अधिगम के प्रति उत्साह कैसे लाया जाए, पुनर्बलन, प्रशंसा। आगे हम देख लेंगे कि वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास, वृद्धि शारीरिक वृद्धि, विकास में याद रखिए इस टर्म से कि PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, मतलब शारीरिक, सामवेगिक, सामाजिक, मानसिक, भावनात्मक मतलब हो गया। ये मात्रात्मक और गुणात्मक होता है, और ये मात्रात्मक होता है। वृद्धि में सिफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी सिर से पैर, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, और ये केंद्र से किनारे, यानी बीच से किनारे की ओर। अब वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक में बात कर देंगे तो पारिवारिक, अनुवांशिक, सामाजिक, वातावरण, वैयक्तिक भिन्नता और प्राकृतिक एवं पोषण। और विकास को जान लीजिए, यह वृद्धि से पहले शुरू हो जाता है, और यह गर्भ से कब्र तक कहते हैं, इस अवस्था को जीवन पर्यंत चलती है। आगे है वृद्धि और विकास में अंतर बता देंगे। वृद्धि और विकास का पहला चरण शैशवावस्था, इसको भी देख लेंगे कि शैशवावस्था जीवन का महत्वपूर्ण काल होता है। ये जीवन में जन्म से 3-4-5 साल तक होता है, 3 से 5 साल तक मान सकते हैं। और जन्म के समय बच्चे का वजन 19.5 इंच और 7.5 पाउंड होता है। न्यूमैन क्या कहे थे, कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान करते जाएंगे कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील होती है। और फ्रायड ने कहा था मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है 4-5 वर्ष तक बन जाता है। और यहाँ आपका बॉर्नविटा का ऐड काम आ जाएगा ना, कि बच्चे के 90% तक ब्रेन का विकास उसके 5 साल की उम्र तक हो जाता है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व विकास और सीखने में तीव्रता इस समय का विशेषता है। इसमें कल्पना की सजीवता, दूरसुरों पर निर्भर रहता है, काम प्रवृत्ति इन लोगों का प्रबल रहता है। सभी चीज़ों को डील करेंगे अपने आंसर में। शैशवावस्था में शिक्षण, तो वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल इसको कहा है। इसीलिए अब आप यहाँ शिक्षण कैसा होना चाहिए, तो स्वयं को शिशु की माँ समझकर हर संभव बात लिख दीजिए कि एक माँ के अनुसार उसके बच्चे को सीखने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है, आप हर उस बात को यहाँ वर्णित कर दें। शैशवावस्था के बाद दूसरी अवस्था जो आएगी वो आएगी आपकी बाल्यावस्था की। देखिए, आप इन चीज़ों को देख करके समझ लें, कॉपी कलम लें
और उस पर इसी अनुसार से अपने शब्दों को लिखें, मेरे शब्दों को नहीं, आप अपने शब्दों को, जिन चीज़ों को आप समझ सकते हैं उन्हें लिखें। वहाँ पर जो पॉइंट, जो कीवर्ड्स आपको याद रखने चाहिए वहाँ परीक्षा हॉल में, उन बातों को वहाँ रखें। क्रो व क्रो ने क्या कहा कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। कोल व ब्रूस क्या कहते हैं कि माता पिता के लिए विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। बाल्यावस्था का टाइमिंग जो है 3 से 12 लिया गया है, जो 3 से 6 और 7 से 12, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, और दोनों को शॉर्ट में समझ लेंगे कि टॉय एज है, खिलौना एज है, यह समूह अवस्था है, गैंग एज है। इसमें घर में खेलता है और इसमें बाहर जाना पसंद करता है। ये प्री स्कूल एज है, ये स्कूल एज है। जीन पियाजे क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट, नन्हे वैज्ञानिक। इसमें लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप बनने लगते हैं, ठीक है ना। इसमें लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप नहीं बनते हैं, इसमें बन जाते हैं। भाषाई शक्ति बहुत तेज गति से बढ़ती है और ये लोग अबोध होते हैं और यहाँ सत्य असत्य का बोध होने लगता है। ये लोग इनर स्पीच होते हैं, ये लोग सोशियो कॉन्टैक्ट में आते हैं। यानी कि लेव वाइगोत्स्की ने कहा है ना कि बालक का विकास समाज और संस्कृति के संपर्क में रहकर ही हो सकता है। बाल्यावस्था की विशेषता कि शारीरिक मानसिक स्थिरता हो जाती है। मिथ्या परिपक्वता, रॉस ने कहा है कि मिथ्या परिपक्व रहते हैं ये लोग, उतने मैच्योर होते नहीं है लेकिन मैच्योर बनने का दिखावा करते हैं। लंबाई भी नहीं बढ़ता इन लोग का, बुद्धि भी कभी कभी बहुत अस्थिर लगने लगता है। प्रबल जिज्ञासा, रचनात्मकता, संग्रहण करने की क्षमता, बहुत चीज़ों को जमा करके रखते हैं। निरुद्देश्य भ्रमण, आवारागर्दी, लड़ना झगड़ना, समूह भावना। बाल्यावस्था में शिक्षा भी इसी प्रकार से दी जानी चाहिए। तो हम इस तरह से देख सकते हैं। और अंत में तीसरा, किशोरावस्था, उथल पुथल की आयु। इसमें आपको 13 से 19 साल तक के बीच का किशोरावस्था। स्टैनली हॉल क्या कहें कि संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था। देखिए, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, आपका टाइम पास नहीं करूंगा, बस आपको टू द पॉइंट उन बातों को बता दूंगा जिन बातों को आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। कॉपी में अपने नोट्स से, जो नोट्स आपने आज तक बनाए हैं, कॉलेज से, ट्यूशन से, चैनल से, यूट्यूब से, वीडियो से, टीचर से, फ्रेंड से, जहाँ से भी लेकर के, उनको पढ़ करके और उनसे देख करके 4-8 पेज उठाइए और उन पेजों में नोट डाउन करिए। क्योंकि आप जब परीक्षा हॉल जाइएगा तो आप ही बताइए, आपके पास ना तो बुक्स पढ़ने के टाइम है ना कॉपी पढ़ने के टाइम है। मैं प्रतिदिन एग्जाम से एक दिन पहले आपको इस तरह के नोट्स बनाने की एक फॉर्मेट आपके सामने उपस्थित करता रहूँगा। स्टैनली हॉल ने कहा है संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था। किशोरावस्था एडोलसेंस से बना है, जिसका मतलब है परिपक्वता की ओर बढ़ना। किलपैट्रिक जीवन का सबसे कठिन काल इसको मानते हैं। इसमें विशेषता क्या है, शारीरिक परिवर्तन बहुत तेज होता है, मानसिक परिवर्तन बहुत तेज होता है, संवेगात्मक परिवर्तन तो बहुत होता है, और चिंता में वृद्धि, विरोधी भावना, स्वतंत्रता की चाह और भविष्य की चिंता। ये सारी बातें, किशोरावस्था को उतना डिटेल से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि किशोरावस्था आएगा, उतना डिटेल नहीं करता है। अगर आएगा भी तो आप लिख सकते हैं, इसमें समझ में आएगा आपको। संवेगात्मक अवस्था, संवेगात्मक विकास, तो रॉस क्या बोलते हैं कि चेतना की वह अवस्था जिसमें रागात्मक तत्वों की प्रधानता होती है। और वुडवर्थ कहते हैं कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। शैशवावस्था संवेगात्मक विकास के गुण है, और इसमें शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास के गुण, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास के गुण, और किशोरावस्था में सर्वाधिक तीव्र से संवेगात्मक विकास। देखिए, ये तीनों पॉइंट को आप आंसर में डील करेंगे, लिख देंगे थोड़ा सा, ठीक है। प्रभावित करने वाले कारक में कौन कौन है, शारीरिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और विद्यालय। ये सारे कारक आपको प्रभावित करते हैं बालक के संवेगात्मक विकास को। इस प्रकार से हमने देखा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा व्यक्तित्व के बारे में। संवेगात्मक विकास जब हम चर्चा कर लिए तो हम व्यक्तित्व की बात कर लेते हैं। व्यक्तित्व में क्या है कि पर्सनैलिटी से बना है, और पर्सनैलिटी एक लैटिन शब्द पर्सोना से बना है, जिसका मतलब है मुखौटा। वुडवर्थ क्या बोले थे कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है, और मिशेल क्या बोली कि विचार एवं संवेगों सहित व्यक्तित्व व्यवहार की विशिष्टता है जो वातावरण से समायोजन करने की तरकीब देती है, तकनीक है। विशेषता क्या है इसमें, इसमें आत्मचेतना होती है, सामाजिकता होती है, समाज के द्वारा ना व्यक्तित्व तैयार होता है। संगठित विकास की निरंतरता, बहुत सारे गुणों का संगठन है इसमें, और निरंतरता यानी बदलते रहता है। समायोजन, दृढ़ इच्छा शक्ति व स्थिरता। व्यक्तित्व दो प्रकार के हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी।
जरूर जान लें, अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट, बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट। यानी कि जो खुल करके हंसते हैं वो बहिर्मुखी है, जो चुप रहते हैं वो अंतर्मुखी है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। आपको सब अवस्था का वर्णन नहीं करना है, पर पॉइंट जरूर मेंशन करने हैं। उसके बाद व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं? तो वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, सामाजिक वातावरण भी प्रभावित करता है, शारीरिक और पारिवारिक और विद्यालय। तो इस प्रकार देख सकते हैं, कह सकते हैं कि व्यक्तित्व को क्या क्या प्रभावित करता है। अब समायोजन की बात करते, तो समायोजन का मतलब होता है तालमेल या संतुलन बैठाना। व्यक्तित्व या व्यवहार में परिवर्तन करके वातावरण से सामंजस्य स्थापित करना ही समायोजन हो गया। क्या बोले? व्यक्तित्व या व्यवहार में परिवर्तन कर लिए और वातावरण से सामंजस्य बैठा लिए। अब इस बात को समझ करके आप जितना लिख सकते हैं लिखिए, कम से कम परिचय और अर्थ में तो यही बात आएगा आपका। समायोजन के लक्षण बता देंगे कि समायोजन स्वयं से संबंध में सोच करके देख लें, वह लिखें। ये मैंने लिखा है कि अब समायोजन के लक्षण आप समझिए कि जब व्यक्ति समायोजन कर लेता है तो उसके अंदर कौन कौन से गुणों का विकास हो जाता है। आप स्वयं समझिए कि आप किसी भी कार्य को करने में सक्षम हो जाते हैं। परिवार के साथ समायोजन करने में सक्षम हो जाते हैं, आप अपने कार्य स्थल पर समायोजन करने में सक्षम हो जाते हैं, अपने आसपास के लोगों के साथ समायोजन करने में सक्षम हो जाते हैं। विभिन्न समायोजन तकनीक है, जैसे विद्यालय में क्या करना चाहिए, परिवार में समायोजन करने के लिए क्या करना चाहिए, समाज में समायोजन करने के लिए क्या करना चाहिए। बुक्स में तो पूरा पढ़ेंगे, लेकिन आप अपने पास इन पॉइंट्स को याद रखें कि वहाँ आपको डील करना है, आपका पॉइंट्स जरूर देखा जाएगा। व्यक्तित्व भिन्नता, तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों में होने वाले शारीरिक और मानसिक अंतरों को कहते हैं। ठीक है, बस इतना जानिए। क्षेत्र व प्रकार में आप शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, सांवेगिक भी होता है, सामाजिक भी होता है, भाषाई भी होता है, रुचि के आधार पर भी होता है और आदतों के आधार पर भी होता है। इन सब के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं? तो आनुवांशिक भी हैं, वातावरण भी है, परिपक्वता भी है, आर्थिक कारण भी है और अशिक्षा भी है। अब अगर बोला जाए कि व्यक्तिगत विभिन्नता की अध्ययन की विधियां क्या क्या हैं? बुद्धि परीक्षण, IQ टेस्ट जो बोलते हैं, उपलब्धि परीक्षण यानी कि एग्जाम, संवेग परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण और अभिरुचि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण। हर चीज को तो डील नहीं कर सकेंगे आप, लेकिन पॉइंट्स जरूर वर्णन करें ताकि कम से कम एक दो लाइन भी आप अपनी समझ से लिख सकते हैं। बाल व्यवहार के अध्ययन की विधियां, इसमें क्या क्या है कि अवलोकन या प्रेक्षण विधि, जो भी व्यवहार बच्चा कर रहा है उसको उसी रूप में निरीक्षण करिए और बोलिए। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, क्या कर सकता है साक्षात्कार करता है? आपसे 5 मिनट में आपका इंटरव्यू के जरिए लिखित या मौखिक रूप में आपके जीवन के बारे में जान लेता है। और जीवन इतिहास विधि, इसके द्वारा गहन अध्ययन किया जाता है, जैसे कि डायरी, अभिलेख, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। और अंत में हम देख लेते हैं 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और हैं। आदत कि आदत क्या है? एक सीखा हुआ कार्य या अर्जित व्यवहार जो स्वतः होता है। ठीक है ना? अब विलियम जेम्स क्या बोले कि प्राणी के पूर्ववत व्यवहारों की पुनरावृत्ति ही आदत है। जो वो पहले से कर रहा है व्यवहार और उसी को बार बार दोहरा रहा है, गैरेट बोलते हैं कि बार बार दोहराए जाने वाले स्वचालित व्यवहार को आदत कहते हैं। आदत के प्रकार को वैलेंटाइन ने 7 को कहा है। यांत्रिक, उसके बाद शारीरिक संबंधी, नाड़ी संबंधी, भाषाई, विचार व भावना संबंधी तथा नैतिक। बच्चों में आदतों का निर्माण आप कैसे करेंगे? तो संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति दिलवा करके, रिजोल्यूशन बोलते हैं, संकल्प करवा करके, दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा करके, क्रियाशीलता यानी एक्टिव बना करके। खाली दृढ़ इच्छा शक्ति ही रहेगा, खाली संकल्प करेगा तो नहीं, उसको क्रियाशील भी रहना होगा उसको करने के लिए। निरंतरता, रेगुलर उसके बारे में उसको याद दिलाता जाए और उदाहरण पेश कीजिए उसके सामने, पुरस्कार दीजिए उसको। आदतों का सीखने में क्या महत्व होता है, इन बातों को डिस्कस कर लेंगे। लास्ट टॉपिक फाउंडेशन 2 का जो रहेगा वह रुचि यानी कि इंटरेस्ट पर रहेगा। व्यक्तिगत विभिन्नता, रॉस ने क्या कहा कि इसका अर्थ महत्वपूर्ण है। रुचि क्या है? महत्वपूर्ण। मैकडूगल क्या बोले कि रुचि किया हुआ ध्यान है। और ड्रेवर
रुचि किसी प्रवृत्ति का क्रियात्मक रूप है। तो रुचि जन्मजात भी हो सकती है और अर्जित या सीखी हुई भी हो सकती है। रुचि का आधार आयु, पर्यावरण, आदत, शिक्षा, आवश्यकता, ये सब कोई भी हो सकता है। तो अभी आपने देखा फाउंडेशन 2 के इम्पोर्टेंट कॉपी को, और उसको आप कैसे कर लेंगे। मेरा उद्देश्य आपको रटवाना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको ये सिखा देना है कि आप परीक्षा हॉल पर यदि जा रहे हैं तो अपने साथ कैसे पूरे नोट्स को एक बार में पढ़ने के लिए लेकर के जाएं। और साथ ही यदि आप अपना घर में भी पढ़ने वाले, कल आपके पास एक दिन का टाइम है, यदि आप आज दिन भर पढ़ लेते हैं, यदि आज इस तरह बना लेते हैं तो आपके पास कल के लिए भी मौका बढ़िया रहेगा। अब हम बात करते हैं फाउंडेशन 1 की। देखिए मेरा मानना है ना, पेपर 1 हर व्यक्ति का अच्छा जाएगा, जो शुरू पेपर जाएगा वो सब व्यक्ति का अच्छा जाएगा, और प्रतिदिन का पहला पेपर फर्स्ट शिफ्ट तो आपका अच्छा ही जाएगा। बात रहेगी सेकेंड शिफ्ट के लिए, क्योंकि सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम देने से पहले आपको मात्र 1 घंटे का टाइम मिलेगा, मात्र 1 घंटे का टाइम मिलेगा, और उस 1 घंटे में आपको समझना होगा कि कैसे आप जल्दी से कंप्लीट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक में अगर हम बात करते हैं नवोदित भारतीय समाज में शिक्षा और शिक्षक, फाउंडेशन 1, तो इसका भी शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति तो एकदम याद ही रखना है, और व्यक्तित्व के समाज के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है। तो पहले जब पहला वाला का उत्तर दे रहे होंगे तो शिक्षा शिक्षित धातु से बना है, शिक्षा का अर्थ सीखना होता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, सब याद रहता है। ई प्लस ड्यूको से बना है, ई का अर्थ है बाहर निकालना, ड्यूको का मतलब है नेतृत्व करना, व्यक्ति के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालना, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। एम के गांधी क्या बोले कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए जो प्रक्रिया होती है वही शिक्षा है। ब्राउन क्या बोले, व्यवहार में परिवर्तन होता है। जॉन डीवी क्या बोले, मनुष्य की सभी योग्यताओं का विकास होता है। संकुचित अर्थ में कहें तो औपचारिक शिक्षा, और व्यापक अर्थ में कहें तो जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा। ठीक है ना। अब औपचारिक शिक्षा किसको कहते हैं? औपचारिक शिक्षा जिसका एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, जिसका एक निश्चित समयावधि होती है, जिसमें परीक्षा ली जाती है, और जिसका लक्ष्य निर्धारित होता है। इतनी सारी चीज़ें होती हैं, और यह एक निश्चित केंद्र पर दिया जाता है। ठीक है। और इसमें प्रशिक्षित प्राप्त व्यक्ति ही आपको देता है। अब अनौपचारिक में ये सब कुछ नहीं होता है, कोई भी कहीं से भी किसी से भी सीख लेता है। व्यापक अर्थों में बात करते हैं तो जीवन पर्यंत चलती है। शिक्षा की प्रकृति को आपने पढ़ा ही होगा कि शिक्षा की प्रकृति क्या क्या है, कि शिक्षा की प्रकृति है आपको द्विमुखी प्रकृति एडम स्मिथ के अनुसार, और त्रिमुखी प्रकृति जॉन डीवी के अनुसार। शिक्षा का स्वरूप का बात करें तो कला है, विज्ञान है, और दोनों है। कला कैसे है, विज्ञान कैसे है, दोनों कैसे है, इस सब के बारे में बता देंगे। शिक्षा का महत्व थोड़ा बताएंगे और उसका निष्कर्ष लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा शिक्षा के बारे में। अब व्यक्ति व समाज के विकास में शिक्षा, तो फिर से शिक्षा बता देंगे, परिचय अर्थ दे देंगे अगर ये क्वेश्चन का आंसर लिख रहे होंगे तो। समाज का परिभाषा और अर्थ बता देंगे कि एक निश्चित भूभाग में निवास करने वाले लोगों का समूह समाज होता है, जिसका विचारधारा लगभग संस्कृति लगभग कुछ भी हो, लेकिन समानता पाया जाता है। शिक्षा एवं समाज में क्या संबंध होता है, व्यक्ति के लिए शिक्षा कैसे महत्वपूर्ण है, और समाज के लिए शिक्षा क्या क्या योगदान है, फिर आत्मनिष्कर्ष दे देंगे। शिक्षा और समाज में संबंध बताएंगे, कैसे कैसे शिक्षा समाज का विकास करती है, व्यक्ति का कैसे जीवन में योगदान देती है, समाज के लिए शिक्षा कैसे लाभदायी है। बस आपको पॉइंट्स को बढ़ाते जाना है और अपनी बातों को लिखते जाना है। आदर्शवाद की बात करें तो परिचय दे दिए कि आइडियलिज्म बना है। आदर्शवाद भौतिक विचार की अपेक्षा इन लोग आध्यात्मिक जगत को महत्व देते हैं। इसकी परिभाषा में डीएम दत्ता कहे हैं कि अध्यात्म अंतिम सत्ता है। एडम स्मिथ कहते हैं कि समस्त इतिहास के रूप में इसका व्याख्या है, और विशेषता में इसका वर्णन कर दें कि आदर्शवाद की क्या विशेषता होती है। अब तुम इतना बात समझ रहे हैं आप कि अध्यात्मवाद के बारे में बोला है, सर्वोच्च सत्ता मानता है, आपको ये ईश्वर को मानता है। उसके अलावा ये ऐसा बात कर रहा है कि जिस महात्मा गांधी इसमें आ जाएंगे। आदर्शवाद का सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा गांधी को माना जाएगा। पाठ्यक्रम में यदि हम बात करते हैं तो पाठ्यक्रम में प्लेटो ने कहा बौद्धिक, कलात्मक और नैतिक चिंतन पर आधारित होता है।
बौद्धिक में आपको जो भी सब्जेक्ट होते हैं ना, मैथ साइंस वाले, ये सब हो जाएंगे। कलात्मक में हो जाएंगे कला वाले सब्जेक्ट, और नैतिक चिंतन के आधार पर विज्ञान को कम महत्व दिया गया है। इसका वर्णन आपको हर्बार्ट ने किया है। शिक्षक कैसे होते हैं, विद्यार्थी कैसे होते हैं, शिक्षण विधि कैसी होती है, इसका वर्णन कर देंगे। शिक्षण विधि के बारे में वाटलर ने कहा है कि हम कोई एक शिक्षण विधि के गुलाम नहीं हैं। शिक्षक को इसमें प्रथम स्थान दिया गया है और विद्यार्थी को इसमें गौण रखा गया है, द्वितीय स्थान प्रदान किया गया है। अब हम अंत में मूल्यांकन कर देंगे, फिर उसके बाद यथार्थवाद का वर्णन करेंगे। तो देखिए, यथार्थवाद का वर्णन करेंगे तो रियलिज्म रियल प्लस लिज्म से बना है। अब इसमें सबसे पहले आप जानेंगे कि यह प्रत्यक्ष जो भी दिख रहा है उसी को वास्तविक मानता है, और यह जल से जीवन की उत्पत्ति को मानता है। यह बहुवादी दर्शन भी कहलाता है। और स्वामी रामतीर्थ तो बोले हैं कि जो जैसा है उसे वैसा ही देखना यथार्थवाद है। वाटलर क्या बोलते हैं कि जिस रूप में दिख रहा है उसी रूप में देखना चाहिए। ज्ञान मनुष्य के जीवनोपयोगी होना चाहिए और प्रयोजनवादियों से इनकी समानता है। बाल केंद्रित शिक्षा का अध्ययन इसमें किया जाता है। पर्यटन विधि, निरीक्षण विधि को इसमें स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, तो यथार्थवादी इस प्रकार आपको सब बताता है कि वो जो जैसा दिख रहा है ना उसको वैसा ही रूप में स्वीकार कर लेता है। इसके अनुसार भी बाल केंद्रित शिक्षा। देखिए, पहली बात तो जान लीजिए, जितने भी वाद आएंगे ना उनमें तो केवल एक कहा जाता है आपको आदर्शवाद ही है ना जो शिक्षक को प्रथम स्थान प्रदान करता है। बाकी सारे जो है ना उनमें शिक्षक से बढ़कर आपको बच्चों को रखा गया है ऊपर। अब हम अगली बात करते हैं आपके सामने प्रकृतिवाद की। तो प्रकृतिवाद का वर्णन करेंगे आप तो लिखेंगे बहुत सारी बातें, आपको नाम से ही पता चल रहा है नेचुरलिज्म है, तो यह प्रकृति का वर्णन कर रहा है। लेकिन अब आप अपने आंसर में लिखेंगे, आंसर राइटिंग में, तो वहाँ पर इसके बारे में विस्तार पूर्वक लिखते हुए परिचय अर्थ देंगे, तो उसमें परिभाषा में बता देंगे कि जैसे कहते हैं कि प्रकृतिवाद जो है ना आध्यात्मिकता से ही जुड़ा हुआ है, यह आध्यात्मिकता के बारे में ही बताता है और इसमें भी ईश्वर को माना जाता है। बच्चे की वास्तविक शिक्षिका प्रकृति होती है, ये रूसो कहते हैं, और प्रकृतिवाद के ही आपको समर्थक रविन्द्रनाथ टैगोर ही माने जाते हैं। पर अब यहाँ बात आती है कि जब रविन्द्रनाथ टैगोर ही प्रकृतिवादी हैं और रूसो ही प्रकृतिवादी हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है ना वो आपको ईश्वर को मानते हैं और ये अनीश्वरवादी है। बेकन तथा कमेनियस ये दोनों आपको जन्मदाता माने जाते हैं प्रकृतिवाद के, लेकिन उसको आगे बढ़ाने वाले अगर कहे जाएं तो रूसो का नाम आता है। ये लोग बालक को प्रथम देते हैं। देखिए, आदर्शवाद बालक को प्रथम नहीं देता है, वह शिक्षक को प्रथम मानता है, लेकिन ये बालक को प्रथम मानते हैं और शिक्षक को गौण मानते हैं। और अंत में इसका मूल्यांकन कर देंगे इसके बारे में विशेषता बताते हुए। अगर प्रयोजनवाद का वर्णन करते हैं तो कोई भी मूल्य या नियम शाश्वत नहीं होता है इनके अनुसार, और इसके जनक जो हैं विलियम जेम्स कहे जाते हैं। ठीक, साथ में अगर प्रबल समर्थक कहा जाए तो बाद में जॉन डीवी के कारण इसका नाम फैला प्रयोजनवाद। और ये क्या बोलते थे कि व्यक्ति की सभी योग्यताओं का विकास शिक्षा करती है। इनका जन्म 1859 में आपको हुआ था अमेरिका में। इन्होंने कर के सीखों का सिद्धांत को पालन करवाया है और मृत्यु इनकी 1952 में हुई। अब इसके संबंध में डिटेल जो आप कर सकते हैं लिख दीजिए। बालकों का केंद्र जो है, बालकों को जो शिक्षा का केंद्र माना गया और शिक्षक को गौण में रखा गया। अब इसके पाठ्यक्रम कैसे हैं? तो पाठ्यक्रम उपयोगी होने चाहिए, जीवनोपयोगी, बाल रुचि। देखिए, इनका कहना ना कि कोई भी मूल्य नियम शाश्वत नहीं होता, तो जीवनोपयोगी रखिए जो समय के हिसाब से बदल सके। बाल रुचि का सिद्धांत, अनुभव आधारित और एकीकृत विषय का सिद्धांत भी इन्हीं लोग का है। और आध्यात्मिकता का ये लोग विरोध करते हैं। ठीक, आध्यात्मिकता का विरोध करते हैं। तो अब अगर हम आगे देख लें, ये तो हमने प्रयोजनवाद चारों वाद देखी है एक एक बार। फ्रेडरिक फ्रोबेल की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो इनका जन्म 21 अप्रैल 1782 जर्मनी में माना जाता है और पेस्टालॉजी से इन्हें शिक्षा मिली थी 1808 में। बचपन में पिताजी मर गए थे। पूरा जीवनी का जो कहानी है उसको आप लिख देंगे, वर्णन कर देंगे। मुख्य बात क्या है कि 1847 में इन्होंने ब्लैकबर्ग में
किंडरगार्टन की स्थापना की, जिसको बच्चों का बाग कहते हैं, और 1852 में इनकी मृत्यु होती है। अब इसके बारे में आप डिटेल से खींचेंगे जितना खींच सकते हैं। ये ईश्वरवादी थे और आध्यात्मिकता को मानते थे, प्रकृति को शिक्षिका मानते थे। इनका पाठ्यक्रम में खेलकूद है, कला संगीत है, प्रकृति है, धार्मिक है, गणित विज्ञान है, समाज भाषा है। अब इन सबको मिला करके आप डिटेल से लिखेंगे। अगर रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाए तो इनका जन्म 7 मई 1861 में था। 7 मई 1861, ध्यान दीजिएगा, अगर 6 मई लिख दिए होंगे तो उसको सुधार लीजिएगा, 7 मई 1861। पिता इनके देवेंद्रनाथ टैगोर, माता जो थी शारदा देवी, और पत्नी जो थी वो मृणालिनी देवी। 1913 में इनको नोबेल साहित्य में मिला था, और 1915 में इनको नाइटहुड मिला, 1941 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये बातों का वर्णन आप करेंगे। 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की है, और वहीं पर 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय। तो ये सब आप मिला करके बना देंगे रविन्द्रनाथ टैगोर का जीवनी, उनका परिचय, उनके द्वारा किए गए कार्य, जो भी लिख सकते हैं। अब कहा जाए तो ये प्रकृतिवादी, आदर्शवादी, अध्यात्मवाद के प्रबल समर्थक माने जाते हैं, और मुख्य रूप से कहा जाए तो ये प्रकृतिवादी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर कुछ भी कहते हैं कि कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता, पर सब कुछ सिखाया जा सकता है। ठीक है ना। इनके अनुसार कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता, पर सब कुछ सिखाया जा सकता है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास पर इन्होंने जोर दिया, और बालक को केंद्र में रखने पर कहा है। शिक्षण विधि में इनका सबसे प्रमुख सरस्वती यात्रा का वर्णन आता है, यानी कि भ्रमण विधि। इसके बाद हम देख सकते हैं बुनियादी शिक्षा को। बुनियादी शिक्षा के बारे में कि वर्धा शिक्षा सम्मेलन कैसे हुआ था, 22-23 अक्टूबर 1937 को हुआ था, महाराष्ट्र के वर्धा में। जाकिर हुसैन समिति बनाई गई थी, वर्धा शिक्षा योजना की रूपरेखा तैयार की गई, और वहीं पर कहा गया कि 7 वर्ष तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा मिले, मातृभाषा का शिक्षण हो, उद्योग व शिल्प कला की शिक्षा मिले, क्रिया प्रधान शिक्षा। तो ये सारी बातें जो है ना, जाकिर हुसैन समिति के बाद वर्धा शिक्षा योजना की रूपरेखा में कही गई। तो ये जो है बुनियादी शिक्षा, इसको आप डिटेल से लिख देंगे। इस आधार पे इतनी बातें याद करके सबको डील कर दें। अगर कहा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 क्या थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का बात कहा जाए तो इसका अर्थ जो है ना, राष्ट्र के विकास के लिए या शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए बनाई गई नीति को कहेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1968 में नीति बना था, जो DS कोठारी के जो अध्यक्षता में कमेटी था, कोठारी आयोग, उसके द्वारा। उसमें 10+2+3 का शिक्षा प्रणाली बना, और 1977 में सरकार बदल गया जनता पार्टी का, मोरारजी देसाई का। उन्होंने 8+4+3 का शिक्षा नीति लागू किया, और हुआ क्या, पिछली सरकार फिर आ गई 1980 में, तो फिर जो है ना उसने 1986 में नई शिक्षा नीति लागू करवाई, और उसने 12 दस्तावेज रखा था, जिसमें पहला दस्तावेज भूमिका बताता है, फिर शिक्षा का प्रसार कैसे होगा, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, विभिन्न स्तरों पर शिक्षा क्या होगी, उसके लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का और नवोदय विद्यालय का भी वर्णन किया गया है। फिर तकनीक व शिक्षा के बारे में, शिक्षा व्यवस्था का दुरुस्तीकरण करने के लिए, शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण के लिए, शिक्षा का प्रबंध करने के लिए सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, और संशोधन समीक्षा नीति। और इस संशोधन समीक्षा के लिए जो है ना, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 आई। इस संशोधन समीक्षा के लिए कहा जाता है राम मूर्ति समीक्षा समिति बनी 1990 में, और जनार्दन रेड्डी समिति बनी 1992 में, और इसने नई संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 लाई। इसको कभी कभी लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में भूल के बोल देते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम वर्णन करते हैं आपको कि NCF यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। तो 1968 वाला जो शिक्षा नीति चल रहा था 10+2+3 के आधार पर, 1975 में उसके आधार पर एक ठो NCERT ने 10 वर्षीय पाठ्यक्रम बनाया, और बीच में फिर सरकार बदल जाने के बाद 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गया, जो 1988 में पाठ्यक्रम बनाने पर जोर दिया, और 1986 के 10 वर्षीय पाठ्यक्रम को 5 वर्षों में संशोधन करने के लिए कहा गया, जिसके आधार पर पहला संशोधित पाठ्यक्रम फिर 2000 में आया, उसको NCF 2000 कहा गया। और फिर उसके बाद नवंबर 2004 में केंद्र में NDA की जगह UPA सरकार आ गई, तो फिर 2005 में NCF आया, जो कि प्रत्येक स्तर के पाठ्यक्रम को निर्धारित किया। अब इसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च स्तरीय शिक्षा की वर्णन की गई है।
अंत में हम लोग देख लेंगे पर्यावरण शिक्षा को, राष्ट्रीय एकता को। पर्यावरण शिक्षा क्या रहेगा? परि जोड़ आवरण, अर्थ है, इसका महत्व दे दिए, उद्देश्य दे दिया, आवश्यकता बता दी कि इसका क्या उपयोग है। आधुनिकीकरण के बारे में भी वही थोड़ा थोड़ा जानकारी आप समझ लीजिए। इन पर नोट्स भी लिखने आ सकता है या 12 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्थ, महत्व, आधुनिकीकरण के क्या बाधक होता है, शिक्षा में आधुनिकीकरण का क्या संबंध है, और राष्ट्र में राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता तो नहीं लगता है समझाने लायक है, राष्ट्रीय एकता तो हर व्यक्ति समझ रहे होंगे कि इसका परिचय क्या है, उसका अर्थ बताइए। परिभाषा ब्रूवेकर ने क्या दिया था कि देश प्रेम की अपेक्षा देशभक्ति के अधिक क्षेत्र को हम राष्ट्रीय एकता कहते हैं। बाधक तत्व की बात की जाए तो सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता, भाषाई विविधता, नैतिक पतन, भ्रष्टाचार, जातिवाद, ये सब आपको राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व हैं। राष्ट्रीय एकता सशक्त करने के उपाय के बारे में संपूर्णानंद समिति बनाई गई थी। तो बस इतने ही शब्दों में आप अपनी देखिए, कम से कम ऐसे पतले पतले पेज ले लें, 8-10 पेज ले करके, और आप उनमें टॉपिक लगा दें और उनसे संबंधित 4-6 लाइन में नोट्स बना करके लिख दें। इस प्रकार आपका एक शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा। मुश्किल से 8 से 10 पेजों में आप अपने दोनों पेपर के नोट तैयार कर लेंगे। चलिए, इसी प्रकार के नोट्स की अगली जानकारी के लिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। कल शाम 7 बजे फिर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वह वीडियो उन सभी लोगों के लिए भी कारगर होगा जिन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है। धन्यवाद।